अब नेपाल में लंबे समय से जो राजनीतिक दल था नेपाली कांग्रेस, करीब 2006 से भी पहले से ही नेपाल में नेपाली संवत 2006 से पहले ही निर्माण हुआ। नेपाली कांग्रेस अभी के वक्त में फूट के श्रृंगार में है। अब यहाँ पर दो धार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर गगन थापा की एक धार है और शेरबहादुर देउवा की एक धार है, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। अब क्या होगा नेपाली कांग्रेस का, क्योंकि ये बहुत पुराना दल, भारत के साथ अच्छा संबंध बनाने वाला दल नेपाली कांग्रेस है, ऐसा बोला जाता है। क्या मानना है अभी के वक्त में, अब क्या होगा नेपाल में नेपाली कांग्रेस का भविष्य? देखो सुमन भाई, आज भारत का इंडिपेंडेंस डे है जी, स्वतंत्रता दिवस, बिल्कुल 80वां। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुन रहा था। उनका लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना। दैट इज आफ्टर 20 ईयर्स। आज सारे भारतवासियों को हमारे कार्यक्रम की तरफ से शुभकामना है, और वो 2047 से पहले अपना लक्ष्य अचीव करे, ये हमारा शुभकामना है उन लोगों को। जी, हम लोग एक विकसित सुपर पावर देखना चाहते हैं भारत को, नेपाल, हम लोग नेपाली। उससे क्या हो जाएगा कि दो सुपर पावर के बीच में हम लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं, और हम लोग इसमें विश्वस्त है कि एक दिन ऐसा आएगा व्हेन कॉमन सेंस विल प्रिवेल ओवर नॉनसेंस। नेपाल में वो हो रहा है। तब जाके हमारे यहाँ भी एक मजबूत लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी और विजनरी लीडरशिप हमें भी मिलेगा। वो हम लोग विश्वस्त है। We are also talented. So, all our good wishes for Bharat's development and achieving their aim. जी, हमारे यहाँ भारत में भी कुछ इंस्टेबिलिटी है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, भारत इज प्रोग्रेसिंग। हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आज कल देवा जी लौटे हैं हांगकांग से। ये जो परिवर्तन आया जनजी आंदोलन के बाद, जो 10-11 महीने पहले जो हमारे यहाँ जो परिवर्तन आया था, उसके बाद पहली बार कांग्रेस में यूनिफिकेशन ड्राइव चल रहा है। वो अभियान चल रहा है जी। उसमें भी हमें विश्वास है, मोदी जी का शुभकामना है, भारतीयों का शुभकामना है। हमारा करीब 70 साल पुराना, उससे भी अधिक पुराना, 80 साल पुराना हमारा एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसने हमें अपना जो राणा फैमिली रूल से हमें आज़ादी दिलाया। जी, हमारा भी करीब 75 साल हो गया है जी। तो हम लोग भी चाहते हैं यहाँ पर भी भारत और चाइना दोनों पड़ोसियों के सहयोग से हम लोग भी केपेबल हैं। हम लोग किसी इंडियन से कम नहीं है, किसी चाइनीज से कम नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज हमें वो मौका नहीं मिला, हमें वो कोई ड्राइव करने वाला लीडरशिप नहीं मिला, उससे हम लोग दुखी हैं। अब यंग एज आ गया है, 21st सेंचुरी है। हम लोग भी चाहते हैं कि दोनों सुपर पावर मिल के हमें भी उस 21st सेंचुरी में ले जाए, जहाँ पर हमारे यूथ भी उतने ही काबिल हैं जितना इंडियन यूथ है, जितना चाइनीज यूथ है। द ओनली डिफरेंस इज वी नीड सम सॉर्ट ऑफ एन इनकरेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड हेल्प। जी, आई थिंक वील गेट दैट। जहाँ तक हमारा इंटरनल मामला है शेर बहादुर जी और कांग्रेस का, आज हमारे यहाँ 2/3 का सरकार है। हाँ, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का 2/3 का सरकार है। पर दुख की बात यह है कि वो दो तरफ मुंह करके शासन कर रहे हैं। हाँ, वी आर हैविंग अ पैरेलल गवर्नेंस हियर।
उसके लिए हम लोगों ने इतना सैक्रिफाइस 11 महीने पहले नहीं किया था। उस सैक्रिफाइस के बावजूद पुराना सिस्टम को लाने के बाद भी जनता ने 2/3 मेजॉरिटी दिया। जी। उस 2/3 मेजॉरिटी का मतलब ये था कि वी वांटेड टू मूव अहेड। हमें पुराने जितने भी हमारा बैगेज है उसको छोड़ना चाहिए था। बिल्कुल। पर ये 2/3 मेजॉरिटी दो मुहा 2 हेडेड गवर्नमेंट हो गया, पार्टी हो गया। उसे फिर पुराने लीडरशिप को अपना सर बाहर निकालने का मौका मिल गया है इन लोगों को। जी। इस ऐसी हालत में जो लोग स्वतंत्र पार्टी से डिससेटिस्फाइड हैं, निराश हैं, उन्हें एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म चाहिए। कल से उन लोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है देवा ग्रुप का। जी। थोड़ा बहुत उसमें यूनिफिकेशन में हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग से भी शायद कुछ मदद मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि देवा जी ऐसा लीडरशिप तैयार करे ये 15th जनरल असेंबली के बाद जो महाधिवेशन हो रहा है 15वां, उस महाधिवेशन में ऐसा नया लीडरशिप कार्य करने के लिए बनाने के लिए हमारे जो नेपाली यंग जनरेशन है उसको भी प्रेरित करें। हमें भी भारत से कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए। मैं अभी के वक्त में देखें तो गगन के जो पक्ष है और देवा जी के जो समर्थक है उनके बीच में एक किस्म का टकराव दिख रहा है। नेपाली कांग्रेस में दोनों ने अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब ऐसे देखें तो दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। क्या अब संभव होगा कांग्रेस किसी वक्त एक होने के लिए? नहीं, लेट अस नॉट ओपन अप आवर इंटरनल मैटर्स टू द वर्ल्ड। हाँ, हमें उसको टैकल करना है। हमें भारत से प्रेरणा लेना है, चाइना से प्रेरणा लेना है, विकसित वर्ल्ड से प्रेरणा लेना है। हम लोग ये चाहते हैं कि अब जो चेंज आ रहा है जी, मेरे विचार में जो अनसेटिस्फाइड, जो निराश, हताश जो भी यंग जनरेशन है, दे वांट ए न्यू प्लेटफॉर्म। वो न्यू प्लेटफॉर्म देवा जी अपने एक्सपीरियंस जी, और अपना जो अपना पॉलिटिकल कैरियर है उनका जैसा एक्सपोजर प्राप्त कोई दूसरा नेता नहीं है अभी हमारे नेपाल में। जी, तो उनका एक, जैसे भारत में इमरजेंसी के टाइम में जयप्रकाश नारायण जी ने एक आंदोलन लीड करके उस इमरजेंसी को परास्त किया था, हमें भी यह इंस्टेबिलिटी को परास्त करने के लिए देवा जी वो रोल करें, न कि लीडर का रोल करें, जयप्रकाश नारायण का रोल प्राप्त करें। वो लीडरशिप लेने के लिए उनका अभी के जो एज, परिस्थिति, जो सर्कमस्टेंसेस है हमारा पॉलिटिकल, दैट इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर दैट। तो उनको क्या करना चाहिए कि ही शुड लीड फॉर अ न्यू लीडरशिप, not take over the leadership, create a new leadership. I think he will be helped by Dr. Shashank Koirala in this endeavor. जैसे कि अब कांग्रेस को दो गुट की विवाद जो है इनको अलग करके एक बनाने की जो प्रयास हो रहा है, क्या इससे नेपाल और भारत और इंटरनेशनल संबंध जो है चाइना के साथ, हमारे पड़ोसी देशों के साथ, क्या संबंध में सुधार आएगा अगर कांग्रेस मजबूत हुआ तो? क्या मानना है? जब तक हमारे यहाँ स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक हमारा भारत और चाइना किसी भी देश से रिलेशन स्टेबल हो ही नहीं सकता। वी नीड अ स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम टू हैव अ स्टेबल रिलेशन विद आवर नेबर्स एंड अदर फॉरेन कंट्रीज। जी, वो जरूरी है, दैट इज़ अ मस्ट। मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे
हमारे लीडरशिप भी, यूथ भी ये चीज़ समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिना हम लोग किसी भी देश से, अपने नेबर से स्टेबल रिलेशनशिप नहीं रख सकते हैं। जी। तो उस तरफ मेरे ख्याल से कांग्रेस आगे बढ़ेगा। जैसा स्पीच मैंने कल सुना शेर बहादुर जी के तरफ से और डॉक्टर शेखर के तरफ से, वो उनके दिमाग में भी यही चीज़ होना चाहिए। जी। और हम लोग जो नेपाली में अपना प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें हम लोग पॉलिटिकल सिचुएशन और क्या होना चाहिए आगे, उसको हम लोग एनालाइज करके जनता को समझाते हैं। आई थिंक लॉट ऑफ आर नेपालीज को इस चीज़ का ज्ञान हो गया है कि फर्स्ट वी नीड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए हमें यूनिटी चाहिए, यूनिटी के लिए हमें नेशनलिटी चाहिए, नेशनलिटी के लिए हमें अपने जो स्वार्थ है उसको त्याग के हमें राष्ट्रीय हित में सोचना चाहिए। ये चीज़ मेरे ख्याल से धीरे धीरे इन 11 महीनों में, खास करके इन 5 महीने में जब से नया सरकार आया है, जी। यंग जनरेशन जो आप लोग जैसे यंग मीडिया पर्सन है, वैसे ही यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, दे हैव ऑल कम टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी। जी। तो सबका जब इस तरफ ध्यान जाएगा, इस स्टेबिलिटी से उन्हें अपना प्रोफेशन में भी असर पड़ रहा है। इनस्टेबल नेपाल में आप स्टेबल होके कोई प्रोफेशन चला ही नहीं सकते हो। धीरे धीरे ये चीज़ नेपाली के जो माइंड में भी ये चीज़ एक धरना कर दे रहा है, घर बना रहा है। और ये जो अभी सोशल मीडिया है, अभी का टेक्नोलॉजी है, इट हैज़ लिंक्ड एवरी नेपालीज टू एवरी इंडियन, एवरी चाइनीज, वॉट एवर एक्टिविटीज इज टेकिंग अराउंड द वर्ल्ड, हमें हर नेपाली के हाथ में आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज़ बीन ट्रांसलेटिंग इनटू आवर लोकल लैंग्वेज। जी। इंग्लिश में जो प्रोग्राम है, आज वो टेक्नोलॉजी है जो आप लोग भाई लोग प्रयोग करके हर एक साधारण नेपाली को भी समझा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा लेना चाहिए। जो हमारे नेपाली यंग यूथ आज लाल किले से जो अभी मोदी जी भाषण दे रहे हैं, जो वो सुन रहे हैं, आई थिंक दे विल बी इंस्पायर्ड बाय दैट। जी। जैसे कि अभी के वक्त में सुस्ता में भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले ही भारत के एसएसबी की तरफ से वहाँ पर जो बांध बनाया गया था, वहाँ की जो बाढ़ आते थे उसको रोकने के लिए, बस्ती में आने से रोकने के लिए एसएसबी ने उसको तोड़ दिया था। अभी के वक्त में फिर से नेपाल में बाढ़ आ रहा है और सुस्ता के जो ह्यूमन बस्ती जो है उनमें छिरने की अथवा या बोलूँ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं वो बाढ़। उसकी वजह से वहाँ के स्थानीय को बहुत सारा दिक्कत उठाना पड़ रहा है। वहाँ पर सेना ने, प्रहरी ने और वहाँ के स्थानीय लोग रात भर वहाँ पर फिर से कच्चा बांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे देखें तो जैसे भारत की जो एसएसपी की दादागिरी था, उनकी वजह से नेपाल में दिक्कत हो रहा है। क्या मानना है आपको? अभी के वक्त में नेपाल और भारत के संबंध अच्छा बनाने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। अब ऐसे कैसे अच्छा संबंध बनेगा, ये भी सवाल बड़ा कर जा रहा है अभी के वक्त में। देखो, ये लोकल मैटर है सुमन भाई, इट कैन बी हैंडल लोकली। जी। वहाँ पर जो भारतीय तरफ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पीपल हैं, लोग हैं, वो और हमारे तरफ के जो सरकारी लोग हैं, वो लोग बैठ के इसको सुलझा सकते हैं। दोनों तरफ के जनता को भी जो इफेक्टेड है। अभी तो दिक्कत हुआ ना वहाँ पर। नहीं, सुनो ना, वही चीज़ हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी। अगर लोकली वो सॉल्व नहीं होता है तो उसको सेंटर में भेजो। Why doesn't our central government leadership interfere? कम से कम भारतीय राजदूत को बुला के जी इसको हल किया जा सकता है। हमारे जो एम्बेसडर है दिल्ली में, उसके द्वारा भारत सरकार से बात किया जा सकता है
क्यों इस प्रॉब्लम को भारत और नेपाल दोनों क्यों इसको जिंदा रख रहे हैं? इट शुड हैव बीन सॉल्व्ड ईयर्स अगो। ये कोई बड़ी समस्या है ही नहीं। दिस कैन बी सॉल्व टेक्निकली। आज बड़े बड़े समुद्र में आप बांध बना रहे हैं, बड़े बड़े समुद्र में आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो एक नदी को कंट्रोल करना कौन सी बड़ी बात है? ये मेरे ख्याल से हमारे पॉलिटिशियन और भारत की तरफ से दोनों का नेग्लिजेंस है। वो लोग चाहते हैं इसको जिंदा रखने के लिए, एक डिस्प्यूट को जिंदा रखने के लिए, और भारत और नेपाल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग अपने कार्यक्रम में, हमारे नेपाली कार्यक्रम में एवरी डे जी हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को इंस्पायर करते हैं कि जाके भारत से इस सारे आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट को वंस एंड फॉर ऑल इसको सुलझा लो। जी इस तरह छोटी छोटी जो समस्याएं हैं हमें बड़ी बड़ी समस्याओं से दूर रखती है। हमें बड़ी समस्याओं को सुलझाने में हमें दिक्कत पैदा करती है। ऐसा चीज़ को सबसे जल्दी सुलझाना चाहिए। हमें छोटे समस्या से पहले निपट लो, उसके बाद बड़ी समस्या को निपटाने में हमें आसानी होगी। हम बड़ी समस्या को छोड़ के जब कंसंट्रेट और टाइम वेस्ट करते हैं छोटी समस्याओं में, तो हम स्टैग्नेटेड हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जितना जल्दी हो भारत और नेपाल दोनों को ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को हल करना चाहिए। दिस शुड बी डेल्ट पॉलिटिकली, और जहाँ कॉमन पीपल के लाइफ को इफेक्ट करता है इट शुड बी सॉल्व टेक्निकली। अगर हमारे तरफ बांध बांधा जाता है तो नेचुरली क्यों भारतीय तरफ से उसको तोड़ा जाता है? इसलिए तोड़ा जाता है कि उसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट भारतीय पक्ष को हो रहा है। Okay. वी कैन वर्क आउट अ टेक्निकल सॉल्यूशन जिससे दोनों को नुकसान न हो। आपने कहा कि उन लोग एक विवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, भारत के जो सेंट्रल जो नेतृत्व है उनको बदनाम करना चाहते हैं। आपने ऐसा इस टाइप का स्टेटमेंट अभी दिया। क्या सच में जो एसएसबी के वहाँ के अधिकारी है उन्होंने आकर नेपाल की तरफ बना बांध तोड़ दिया, उसकी वजह से वहाँ पर अभी के वक्त में मानव बस्ती ही खतरे में पड़ रहा है? ऐसे देखें तो भारत के जो मोदी जी को बदनाम करने के लिए एसएसबी का कुछ व्यक्ति ही इन्वॉल्व है। आपने ऐसा कहने की कोशिश किया है? नहीं करता हूँ, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लस वहाँ पर तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है ना, हमारा जैसा तो नहीं है जी। और हमारा गवर्नमेंट इसको सॉल्व क्यों नहीं करता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या हमारा गवर्नमेंट ऐसी ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को जिंदा रख के भारत से अपना रिलेशन को रोकना चाहता है क्या? क्या हम लोग ऐसे एंटी मोदी हो गए हैं जिससे कि हम लोग अपने जनता के, पब्लिक को दुख देके, उन लोगों को तकलीफ देके हम लोग अपना पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हमें तो इसको तो वर्षों पहले सुलझा देना चाहिए, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। और हमें अभी तो सैटेलाइट का हमें फैसिलिटी है, हमें पुराने तस्वीर भी मिल जाएंगे, 50 साल पहले के भी जो हमारे यहाँ उसके फ़ोटो मिल जाएंगे, उस वक्त का रिवर का फ्लो किधर था वो भी पता लग सकता है। अभी जो ऐसे भी टेक्नोलॉजी है कि आप पता लगा सकते हो कि आज से 100 वर्ष पहले रिवर का धार किधर था, उससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको प्रॉब्लम को जिंदा रख के क्रिएट किया जा रहा है। मेरे ख्याल से वो इसको रोकना चाहिए, दोनों तरफ से, भारत और नेपाल दोनों तरफ से रोकना जी। अभी के वक्त में नेपाल और भारत के जो संबंध है ऐसे ही छोटी छोटी बात से और बिगड़ रहा है।
पब्लिक टू पब्लिक देखें तो। अब क्या करना होगा इंडियन सरकार को और नेपाल के जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना होगा ये दोनों देश के संबंध थप मजबूत और भी अच्छा बनाने के लिए क्या करना होगा? आपका राय क्या है? जितना जल्दी हो दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठ के बात करना चाहिए, नेपाल के भी और भारत के भी। हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली हमारा लीडरशिप उस तरफ इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं सुन रहा हूँ कि हमारे पीएमओ की तरफ से कोई रिटन नोटिस गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ही डजंट वांट टू लीव द कंट्री एटलीस्ट फॉर अ ईयर। वो 1 साल तक हमारे इंटरनल जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दैट इज़ नो एक्सक्यूज। उसके लिए तो पूरा गवर्नमेंट मैकेनिज्म है जी। पूरा टेक्निकल टीम है, एक्सपर्टों का टीम है। हम लोग लाखों लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय करके इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपना टैक्स पेयर मनी खर्च कर रहे हैं ना। तो जब मोदी जी को को कोई दिक्कत नहीं हो रही है अपने देश चला के विदेशों से अपने नेबर से अपना रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए, दिस इज़ नो एक्सक्यूज। जी। मैं तो बारंबार अपने कार्यक्रम में बोल रहा हूँ, नेपाली हिंदी सब में, कि जितना जल्दी हो जी भारत और चाइना से हाई लेवल हेड ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ से हाई लेवल मीटिंग होना चाहिए और सारे जो हमारे आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, नॉट ओनली विद भारत बट विद चाइना ऑल्सो। तभी आपको टाइम मिलेगा डेवलपमेंट के लिए। जब तक ये नहीं होगा मेरे ख्याल से हम लोगों को दुखी रहेगा, विल सफ़र बोथ कंट्रीज। जी। अंत में सर क्या संदेश देना चाहेंगे अभी के वक्त में नेपाल गवर्नमेंट को, या बोलूँ भारतीय गवर्नमेंट को भी कुछ कहना चाहें तो अभी के वक्त में दोनों देश के ये संबंध है उनको थप अच्छा बनाने के लिए, और जैसे ही एक सीमा के विवाद है उसकी वजह से सीमा क्षेत्र में रहने वाले नेपाली लोगों की भी और इंडियन लोगों को भी बहुत सारे तकलीफ उठाना पड़ रहा है अभी के वक्त में, क्या कहना चाहेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी के वक्त में? फर्स्ट तो मैं अपने गवर्नमेंट, अपने रूलिंग पार्टी को कहना चाहूँगा कि इन फाइटिंग को रोको। जी। इंटर पार्टी जो डिस्प्यूटेड है उसको बंद करो। तुम्हें 2/3 सरकार, 2 सरकार चलाने, पैरेलल सरकार चलाने के लिए नहीं दिया गया। जब तक आप यूनाइटेड होके जनता के लिए आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपको न कोई नेबर आपको साथ देगा, न कोई विदेशी शक्ति देगा, न जनता ही देगा। 2 मेजर पार्टीज में अभी इनफाइटिंग चल रहा है। एक रूलिंग पार्टी है स्वतंत्र पार्टी, दूसरा हमारा कांग्रेस पार्टी है। दोनों में चर्निंग हो रहा है, मंथन हो रहा है। मैं इस मंथन से एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव लीडरशिप पैदा होगा, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ। पहले तो नेपाल के लिए ये है, और भारत जो है वो इतना विकसित है अभी, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। जी। In spite of all misunderstanding between two governments, 2 देश के पब्लिक जो हैं, जो जनता है, एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए। दे शुड हेल्प ईच अदर। जैसे सुस्ताई का केस है, दोनों जनता क्यों नहीं एक जगह बैठ के क्या अच्छा है, दोनों क्यों नहीं इसको सॉल्व करते हैं इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट। क्योंकि जो समस्या है, द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, वो जो समस्या है वहाँ के जो पब्लिक है, जो वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, उनको बेयर करना पड़ता है। चाहे वो भारतीय हो चाहे नेपाली हो, दोनों उन्हीं को बेयर करना पड़ता है, न कि वो ऑफिसर्स को, न कि रूलिंग नेताओं को। तो वो लोग दोनों बैठे, उसमें इंस्पायर करे दोनों गवर्नमेंट, और जो सलूशन है उस सलूशन को दोनों अपने अपने अथॉरिटीज़ में पेश करके जनता के सहयोग से ऐसी छोटी मोटी समस्याओं को हल किया जा सकता है। इस इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर
मैं भारतीयों को ये छोटी छोटी जो समस्या हैं दोनों तरफ के पब्लिक बैठ के जो सफ़रर हैं वो बैठ के क्या अच्छा है उन लोगों के लिए वो तय करके अब जो है नेपाल और भारत का रिलेशन आगे सुदृढ़ होके आगे 21st सेंचुरी में आगे बढ़े, वो मेरा शुभकामना है। ओके सर, आपने आपका कीमती वक्त देकर हमारे साथ बातचीत किया। इस समय के लिए आपको बहुत धन्यवाद सर।